बहुत कम लोग आज प्रेजेंट हैं। चलो ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज बेटा देखो, इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन पे बेस्ड में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसलिए नहीं मिले कि मैं ऑलरेडी आपको थर्मल एक्सपेंशन वाले जो लेक्चर है, जिसको कि मैंने लगभग 2 घंटे 15 मिनट या 20 मिनट लिया था, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रखा है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको ईजी ही लगेंगे सर आज क्या आप डिस्कस करा रहे हो। ठीक है, देखा मैंने, फिर भी 1-2 क्वेश्चंस ऐसे उठाए जरूर है जिसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट आ सकते हैं, लेकिन आज का मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक बार ट्राई कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, इसका भी पीडीएफ आपको जो है ना वो आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा और साथ साथ वीडियो के नीचे जो नोट्स होता है उसमें क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज बहुत कम बच्चे हैं, अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको करना है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए थोड़ा। तो आज का सेशन मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, मुश्किल से 1 घंटे का होगा और जल्दी से क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नहीं दिख रहा है क्या? चलिए मैं थोड़ा सा और डार्क करता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा। अब दिख रहा होगा सही। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अब तो सही दिख रहा है। आई थिंक अब तो सही दिख रहा है। अरे अब सही दिख रहा है भाई, अब जहां तक मुझे लग रहा है सही दिख रहा है। क्या दे रखा? थिन सिलेंड्रिकल मेटल रॉड इज बेंड टू फॉर्म अ रिंग, अ स्मॉल गैप इज शोन इन फिगर। ये इन दोनों के बीच में स्मॉल गैप है। ऑन हीटिंग द सिस्टम, ये आपको डी दे रखा है, ये आर दे रखा है, ये थीटा दे रखा है। क्या क्या चीजें होगी? क्या थीटा डिक्रीज होगा? आर और डी डिक्रीज हो जाएगा, ये आपसे पहला पूछा जा रहा है। फिर डी और आर इंक्रीज होगा, थीटा कांस्टेंट रहेगा, थीटा इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंने एक बात आपको बोली थी कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए थर्मल एक्सपेंशन का, अगर आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन हो रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, आप उसको फोटो को जिस तरीके से जूम करते हो उस तरीके से जूम किया करो। तो सिंपल सी बात है, ये पहले इसको जूम करके इतना कर दो, ध्यान से देखो। इस वाले फोटो को अगर मैं जूम कर दूं तो ध्यान से देखो, ये होता है थर्मल एक्सपेंशन। पहले ये ऐसे था, फिर इसको जूम कर दिया तो कोई फर्क पड़ा? आप देखिए क्या क्या चीज बढ़ गया होगा। अगर इसको जूम किया, थीटा डी बढ़ गया होगा, आर बढ़ गया होगा, लेकिन थीटा कांस्टेंट रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने क्या बोला था, जब भी थर्मल एक्सपेंशन होगा तो सिंपल सी बात है, आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन के केस में सभी तरफ सभी डायमेंशंस में सेम इंक्रीमेंट होता है। तो आप इसको जूम कर दिया कीजिए, तो देखिए इसको जूम किया तो डी बढ़ गया, आर बढ़ गया और ये जो एंगल है वो कांस्टेंट रहा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थीटा इंक्रीजेस गलत, डी और आर इंक्रीजेस, हाँ सही है, इंक्रीज हो जाएगा, थीटा कांस्टेंट, यानी सी डी ऑप्शन इज करेक्ट। सी डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी भी बढ़ेगा आर भी बढ़ेगा। इसको जूम कर दो जिस तरीके से फोटो को मैंने जूम करके दिखाया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बढ़िया बात है। ये चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई कीजिए।
मेरी 3 क्लास रेगुलरली हो गई, जेई मीन्स क्रैश कोर्स की क्लास, फिर 12th की क्लास एक लिया मैंने 1.5-2 घंटे की, और अभी फिर तुम्हारी क्लास चल रही है, तो समझ लो मेरी कितने घंटे की हो गई, 1.5, 3, 3.5 और 4.5 घंटे की क्लास कंटिन्यूसली हो गई बेटा। ये क्वेश्चन करो। दे रखा है 3 रॉड है जिसका कि इक्वल लेंथ है और ज्वाइंट करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर बनाया जा रहा है, और वो जो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू है, डिस्टेंस ऑफ ओ आर रिमेन्स सेम फॉर ऑल चेंज ऑफ टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर चेंज के लिए आपका बराबर रह रहा है। पी क्यू क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर पी आर एंड आर क्यू के लिए अल्फा 2 है और पी क्यू के लिए अल्फा 1 है, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में क्या रिलेशन होगा ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको ट्राई कीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत जगह आपको मिल जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई करो भाई, बोल रहा है ओ आर कॉन्स्टेंट रहने वाला है। सात बजे बेटा, 6 बजे स्टार्ट हो जाता है जेई मेंस क्रैश कोर्स। भाई तुम्हें सुनना पड़ता है, और जो बोलता है ना कंटिन्यूअसली 3 से 4 घंटे बोलो, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कितनी एनर्जी लॉस हो जाती है, समझ रहे हो। तो मैं वही बोल रहा हूँ, तुम तो बैठ के चलो पढ़ते हो, दिमाग का यूज करते हो, हमें बोलते रहना पड़ता है, साथ साथ दिमाग के साथ भी बोलना पड़ता है, तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा एनर्जी लगती है। और ऐसे नहीं है तुम जिस समय पढ़ रहे थे मैं क्लास नहीं ले रहा, उसमें मेरी क्लास चल रही थी बेटा। चलो ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका अल्फा 1 दे रखा है, इसका अल्फा 2 दे रखा है और इसका अल्फा 1 दे रखा है। चलिए इसको बनाते हैं, क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, चलिए इसको बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये मैंने अभी जस्ट क्लास करवाया है ना, उसी का है, पोटेंशियोमीटर करवाया था। चलिए इसको बनाते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो, ये ऐसे दे रखा है कुछ, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे आपका क्या क्या था रे भाई, पी क्यू आर ऐसे था, पी क्यू आर। अब ध्यान से देखना, ये अल्फा 2 दे रखा है, ये अल्फा 2 दे रखा है, इसका अल्फा 1 दे रखा है। अब ध्यान से देखो, टेम्परेचर बढ़ाए तो ये जो है आपका ओपी दे रखा है ना, ओ आर, हाँ ठीक है। ये वाली जो लेंथ है जिसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ब्लू से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये लेंथ नहीं बढ़ी, ये वाली कांस्टेंट रही, ये वाली लेंथ, ये कोई मतलब रॉड वुड नहीं है, लेकिन ये गैपिंग है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कुछ ऐसे हो गया होगा, ध्यान से देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कुछ ऐसे हो गया होगा। जैसे ध्यान से देखो, ये पहले L था, ये L/2 था, ये L/2 था और ये L था। अब ये कुछ L डैश हो चुका है और ये भी L डैश हो चुका है और ये कुछ हो चुका होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ हो चुका होगा और ये भी कुछ हो चुका होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे इसको कांस्टेंट रखना है तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ओपी इनिशियल की बात करूं, ओपी की ओआर की बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा। ध्यान से देखो, दिस इज L² प्लस L/2 का स्क्वायर, ये इनिशियली बात की जाए। अब अगर मैं फाइनल की बात करूं तो OR फाइनल की बात क्या हो जाएगी, OR अभी भी उतना ही रहेगा जो कि L डैश का स्क्वायर प्लस ऑफ ये क्या हो जाएगा,
L2/2 के स्क्वायर के बराबर का अंडर रूट के बराबर हो जाएगा। मैं इसको L2 मान लिया, इस पूरे को जो लेंथ चेंज होके हो गई ना, ये आपका L2 हो गया, समझ लो, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। तो अब आप बताइए, इन दोनों को इक्वेट करवाइए और इन दोनों की लेंथ को कीजिए, आपसे आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक बार ट्राई कीजिए और वो मुझे बताइए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, नेगेटिव होगा, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ नेगेटिव होगा। दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, हाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, अरे ठीक है, α1 इज इक्वल्स टू, हाँ आ जाएगा। चलिए अच्छा है, हो गया क्या आप लोगों से कि मुझे बताना पड़ेगा? हो गया या फिर मुझे बताना पड़ेगा? हो गया या बताना पड़ेगा, ये बताओ। हो गया या मुझे बताना पड़ेगा? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, इसके आगे कुछ और करना ही नहीं था। इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर दोनों को इक्वेट कराओगे तो ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको मैं इससे लिखता हूँ, L का स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, इसका L फाइनल क्या लिखोगे अगर तुम ध्यान से देखो, L इंटू 1 प्लस α1 डेल्टा टी का इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस ऑफ L/2 इंटू 1 प्लस α2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात को? ये पूरा का पूरा आ जाएगा। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिएगा इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4। ध्यान से देखो, LL कैंसिल आउट हर जगह से, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1 प्लस ऑफ α1 प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर। ध्यान से देखो, दिस इज माइनस ऑफ दिस इज 1 प्लस α2 डेल्टा टी का स्क्वायर बाई 4। तो इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए, α1 और α2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये रिलेशन आपका आ जाएगा और कोई दिक्कत होगी नहीं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए, समझ रहे हैं मेरी बात को? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाइए L और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया क्या? चलिए ठीक है, ये चलिए सेकेंड वाला का क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, चलो एक बार कर लो भाई। जेई एडवांस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 या 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देख लो कितने अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो कि तुमसे नहीं होंगे। एक बार ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को भी। ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, लल्लू ना समझना, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। पहली बार मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, इससे पहले प्रीवियस ईयर करा चुका हूँ, लेकिन चलो ठीक है, ये प्रीवियस ईयर आपका कीजिए इसको। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। क्या दे रखा है? क्यूब ऑफ सॉलिड एल्यूमिनियम, बल्क मॉडुलस उसका दे रखा है, हैज एन एज लेंथ 1 मीटर ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ इफ इट इज kept on a floor of 5 kilometer deep ocean, taking the average density of water and the acceleration due to gravity is same, ये दे रखा respectively, then change in the edge of length of the box in mm is, ये आपसे पूछा है कि कितना चेंज आ जाएगा। ठीक है, वो भी हो जाएगा, एक बार ट्राई कर लीजिए। हुआ क्या?
ये क्वेश्चन हुआ चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं अगर ये देखिए, अगर इसका एज लेंथ 1 मीटर दे रखा, तो मैं अगर इसका वॉल्यूम की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो ये है ए क्यूब। तो मैं अगर इसको लिखूं डेल्टा वी बाई बी, तो ध्यान से देखिएगा, डेल्टा वी बाई बी हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए। तो आपसे पूछा क्या है, चेंज इन लेंथ, डेट इज ये पूछा है आपसे। तो ध्यान से देखो, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। तो अगर बल्क मॉडुलस की बात की जाए तो दिस इज पी एक्सेस अपॉन डेल्टा वी बाई बी। माइनस साइन आपको पता है क्यों दिया जाता है, तो डेल्टा वी बाई बी की जगह आप इसको लिख सकते हो क्या, इस वाले टर्म को लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। पी एक्सेस कितना होगा, अगर तुम ध्यान से देखो, समुद्र के 5 किलोमीटर नीचे चले गए, ध्यान से सुनना, 5 किलोमीटर नीचे चले गए तो मीटर हो गया 5000, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा, ध्यान से देखना, पी नॉट प्लस ऑफ रो जी एच। ध्यान से देखिए, पी एक्सेस का मतलब हो जाएगा एक्स्ट्रा कितना प्रेशर आपने सरफेस के कंपेयर में वाटर लेवल के, मतलब एटमॉस्फेयर के कंपेयर में कितना एक्स्ट्रा प्रेशर आपने यहाँ पे लगा दिया, तो वो है रो जी एच। मतलब पी एक्सेस की जगह आपको लेना पड़ेगा रो जी एच। ध्यान से समझना है, पी एक्सेस का क्या मतलब होता है, मान लो अगर सराउंडिंग मतलब कि वाटर मतलब कि सी लेवल पे है, मतलब पानी के ऊपर रखा हुआ है, तो उस समय प्रेशर कितना लग रहा था इस वाले क्यूब पे, पी नॉट। अब पानी के नीचे 5 किलोमीटर चले गए तो कितना प्रेशर लगा, पी नॉट तो लग ही रहा है ऊपर का प्रेशर प्लस रो जी एच, तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगा, रो जी एच, तो वही पी एक्सेस मैंने ये लिखा। अब ऑब्वियस ही बात है, डेल्टा वी बाई बी की जगह आप ये लिख दीजिए, सारा डेटा दे रखा है, बल्क मॉडुलस भी दे रखा है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी, और डेल्टा ए की वैल्यू आपको आराम से आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आई है, डेल्टा ए की वैल्यू आई थिंक 2.3 या 2.4 के आसपास आती है, 0. ध्यान से सुन लो, 0.24 mm के आसपास आती है, ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना इजी क्वेश्चन था आपका, इसमें ये आप देख लीजिए इलास्टिसिटी का, तो फील आया थोड़ा सा इस क्वेश्चन का, समझ में आया। चलिए ठीक है, बाकी सब कुछ दे ही रखा है, डेंसिटी दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखी है, सब कुछ तो दे ही रखा है भाई, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन भी जेई एडवांस का आया हुआ है 2019 में, इसको भी एक बार ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन भी जेई एडवांस का आया हुआ है, ये भी जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, एक बार इसको ट्राई कर लीजिए बेटा। 2019 जेई एडवांस क्वेश्चन, ये हुआ है मतलब पिछला वाला 2020 का क्वेश्चन था, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगर करवा चुके हैं तो कोई बात नहीं। मैं कर लो, आंसर बताओ बस। सॉल्व कर चुके हो कोई बात नहीं, फिर भी दोबारा सॉल्व करो। अबे प्रीवियस ईयर, सिंपल सी बात है, कोई बच्चा किया होगा नहीं किया होगा, मैंने भी क्लास में कराया था, सिंपल सी बात है। मैथ्स बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन को पहले भी किया होगा। चलो ठीक है, बहुत टाइम हो गया। इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करेंगे, ये आप लोगों से हुआ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर नहीं हुआ है तो बेटा ट्राई कर, तो फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दो भाई। चलिए देखते हैं, पहले तो इसका एबीडी डायग्राम बनाइए, ध्यान से देखिए। आपसे पूछा है डेल्टा एल सी कॉपर वायर का अपॉन स्टील वायर का, इन दोनों में लेंथ में चेंज कितना आया होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको करने में बहुत आसान तरीका है। क्या करेंगे, यंग मॉडुलस भी दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, अगर यंग मॉडुलस दे रखा है तो यंग मॉडुलस के फॉर्मूले को यूज कीजिए। तो पहले तो देखो ऐसे, यहाँ पे मास लगा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लगेगा मास mg, और इधर लगेगा, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री। कई बोले कैसे लिख लिया, तो ध्यान से देखो ना, ये 60 है तो ये 60 और ये 30, ये कॉपर वाला है, ये स्टील वाला है। तो देख लेते हैं, इसको TS बोल देते हैं और ये TC बोल देते हैं, कॉपर वाला। तो ध्यान से देखो, इसको क्या हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखो, TS cos 60 शुड बी इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा TC cos 30। और ऑब्वियस सी बात है, ऊपर का दोनों मिला के ये इन दोनों का साइन कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करवा दीजिए, तो यानी आप बोल सकते हैं ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, डेट इज TS/2 शुड बी इक्वल्स टू TS/2 इज इक्वल्स टू TC/√3। आई थिंक यही आएगा, ये आएगा क्या, नहीं, गड़बड़ किया क्या, एक मिनट, TC 30 ये आ जाएगा √3/2, सॉरी ये √3/2 सही है। cos 60 होता है हाफ और cos 30 होता है √3/2। तो ये आपके पास आ गया, मतलब आप यहाँ से एक रिलेशन, आपको ये पता चल गया, ये रिलेशन पता चल गया। ध्यान से देखिए, तो आपके पास ये रिलेशन पता चल गया। अच्छा, अगर यंग मॉडुलस के लिए लिखा जाए तो यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर को क्या लिख सकते हो, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर को लिख सकते हो, ध्यान से देखो, टेंशन इन कॉपर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन डेल्टा एल ऑफ कॉपर अपॉन एल ऑफ कॉपर। एल तो दे ही रखा है, इसी तरीके से वाई ऑफ स्टील, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील को आप लिख सकते हो टी ऑफ स्टील अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल ऑफ, ये सॉरी स्टील है ना, तो स्टील अपॉन एल ऑफ स्टील। ध्यान से देखिए, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है उसके हिसाब से बताइए। तो मैं डेल्टा एल सी बाई डेल्टा एल ऑफ स्टील निकालना है, यही निकालना है, एक बार देख लेते हैं। हाँ यही निकालना है, तो बताओ कैसे निकालेंगे।
तो इसको इस तरफ लेके जाते हैं, मतलब इसको इस तरफ लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इस तरफ लेके जाते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान से बताओ। तो ये आ जाएगा TC बाई TS। ध्यान से देखो, ये आएगा TC बाई TS। ए तो कैंसिल आउट हो गया, और ये हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा L तो ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा इंटू LC बाई LS इंटू यंग मॉडुलस का देखो YS अपॉन YC, ये आपका आ जाएगा। क्या इन तीनों का रेशियो आपको दे रखा है तो आंसर आ गया। इन दोनों का रेशियो आप निकाल चुके हैं, ये दोनों आपको दे ही रखा है। देखो ये लेंथ और ये लेंथ आपको दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, इसको ट्राई कीजिएगा। मतलब ये आ गया, तो इसका आंसर 2। ये आंसर आपको दे रखा था 2। तो बताइए ये क्वेश्चन क्या आसान था? ये क्वेश्चन आसान था कि आसान है या नहीं है, ये बताइए। ये क्वेश्चन आराम से आपका हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? चलिए ठीक है। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, और आई थिंक आपसे हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, थोड़ा सा बॉयंसी पे से रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना पड़ेगा? हाँ, पानी भी लिया ना मेरा रूम खोल के। टिफिन क्या बोला? ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए और बताइए आपसे होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक आसान क्वेश्चन ही है बेटा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हुआ? तो देखो थर्मल एक्सपेंशन का और इलास्टिसिटी का एक बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब बुओयंसी और थर्मल एक्सपेंशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, आई होप बनना चाहिए। वैसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हुआ हाँ या ना? हो जाए तो बताइए, क्योंकि फिर मुझे इसको सॉल्व भी कराना है। देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। होलो स्टील स्फीयर, उसका वेट दे रखा है 200 kg, वो फ्लोट कर रहा है ऑन वाटर, फ्लोट कर रहा है, समझ रहे हो। अब हमने क्या किया, उसके ऊपर 10 kg प्लेस्ड कर लिया, जिससे कि वो जस्ट इमर्ज हो गया, मतलब कि जस्ट डूबने वाला है। ठीक है, अब सबमर्ज्ड हो गया।
इट एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे था। अब जो है कितना वेट घटाना चाहिए, कितना वेट घटाए कि जिससे कि ये जस्ट सबमर्ज्ड ही रहे अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया है। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है, मास वही रहेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कुछ डिस्प्लेस्ड मास जो हो जाएगा, लिक्विड जो वो जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, कुछ मास को निकालना पड़ेगा तभी जाके वो जस्ट सबमर्ज हो पाएगा, नहीं तो वो थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा थीम है और इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ इस क्वेश्चन में आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। एक बच्चे ने बोला है कि डन सर हो गया है, तो चलिए ठीक है, मैं अब ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया अच्छे से। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं कैसे करके करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं, बस यही है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसका, तो वही ट्राई करते हैं। ध्यान से देखो, अगर मान लो कि ये जस्ट सबमर्ज्ड हो रहा है, अगर जस्ट सबमर्ज्ड हो रहा है तो क्या बोलोगे, अगर तुम लॉजिकली सोचो तो कितना, तो मतलब जितना वाटर का वॉल्यूम ये डिस्प्लेस किया होगा, जितना मास ऑफ वाटर इनटू जी, मतलब कि बॉयंसी फोर्स इज इक्वल्स टू mg के बराबर होगा। तो बॉयंसी फोर्स की वैल्यू कितनी लिखोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू जी की बराबर लिखोगे। ये लॉजिकल बात है कि नहीं बात है। तो मैं इसको पहला इक्वेशन तो यही लिख सकता हूँ 20, पहले हम लोगों ने मास शुरुआत कंडीशन में लिखा था 200 प्लस 10 kg इनटू जी, ये होता है, ये तो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी बॉयंसी फोर्स कितना होगा, रो ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इनटू जी। ये तो आपका हो गया फर्स्ट, जब जस्ट 20 डिग्री सेल्सियस पे था तब, जब ये 20 डिग्री सेल्सियस पे था तब की कंडीशन मैंने लिख ली। पहला रिलेशन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, पहला रिलेशन आपको समझ में आ गया। अब टेम्परेचर जब हम लगे ने बढ़ाया तो सिंपल सी बात है, इसका वॉल्यूम कुछ बढ़ रहा गया होगा और डेंसिटी भी घटा होगा, तो उन दोनों चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर लिक्विड की डेंसिटी घट गई होगी और डेंसिटी घट के कितनी होती है, ये लॉजिकली मैंने तुम लोगों को समझाया भी था, अगर याद होगा तो तुम्हें समझाया था, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हें स्फीयर का अल्फा, तुमको अल्फा स्फीयर दे रखा है और गामा ऑफ वाटर आपको दे रखा है, चलिए ठीक है देखते हैं तो वॉल्यूम कितना हुआ होगा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अब जो इसका नया एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोगों ने कुछ मास निकाल लिया, उसको हम लोग m मान लेते हैं, स्मॉल m मान लेते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 200 प्लस 10 तो था, मान लिया m मास निकाल लिया जिससे कि वो सबमर्ज्ड हो गया, इनटू जी शुड बी इक्वल्स टू व्हाट। अब बताइए इसको किसके बराबर कीजिएगा, मुझे लगता है न्यू डेंसिटी, फाइनल डेंसिटी ऑफ वाटर, फाइनल डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ध्यान से देखो, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर या कंटेनर, ध्यान से सुनो कंटेनर ही होगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वाटर एक ही बात है, या फाइनल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये फाइनल वॉल्यूम ऑफ व्हाट क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी फाइनल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू जी, जी पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये तो आपका एज इट इज रहा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वॉल्यूम रो नॉट अपॉन जो इनिशियल वॉल्यूम था 1 प्लस ऑफ गामा डेल्टा टी। अगर आपको याद होगा तो ये ऐसे था। अच्छा इसको स्फीयर का अगर आपको याद होगा, मतलब जो स्फीयर का दे रखा है ना, यहाँ देखो ना स्फीयर का दे रखा है, देखो स्टील का आपको दे रखा है जो जिससे स्फीयर बन रखा है, एक होलो स्टील स्फीयर। इसका अगर तुम वॉल्यूम लिखने जाओगे तो ये लिखोगे वी इनिशियल जो कि वी ही था इंटू 1 प्लस ऑफ 3 अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि उसका अल्फा दे रखा है भाई तो अल्फा ही लिखेंगे, 3 अल्फा मान लेंगे, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आ गया, तो दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या आप सॉल्व कर सकते हो, पहला इक्वेशन पता है, दूसरा इक्वेशन पता है, ध्यान से देखिए जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास पहला और दूसरे इक्वेशन में कुछ सिमिलरिटी आपको दिखेगी, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर देते हैं तो आपको कुछ से कुछ दिखेगा। तो ध्यान से देखो, अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट कराओगे, अच्छा इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं क्या, अगर इस टर्म को ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा रो नॉट इंटू वी, ये दोनों इनिशियली इंटू 1 प्लस ऑफ, ध्यान से देखना 3 अल्फा माइनस गामा इंटू डेल्टा टी, इसको बाइनोमियली, ये अगर तुम ध्यान से देखो दिस इज पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंड करके ये -1 आ जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ध्यान से देखना
इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। पहले इस वाले में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया, देखो इस पे ये इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये सब में क्या लिखा हुआ है देखो ना, 1 प्लस हो। अगर तुम ध्यान से देखो इस वाले टर्म को मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, ये लिखा है 1 प्लस ऑफ गामा डेल्टा टी की पावर -1 इंटू 1 प्लस ऑफ 3 अल्फा डेल्टा टी। तो ध्यान से देखो इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ टर्म को नेग्लेक्ट करोगे तो यही आ जाएगा। अच्छा अब ये बताओ 210 को कुछ लिख सकते हो क्या पहले वाले इक्वेशन से? पहले वाले इक्वेशन से 210 को कुछ लिख सकते हो क्या? ध्यान से देखिए 210 को रो ये लिख सकते हैं, अगर ये लिख सकते हैं तो इसके जगह वो पुट कर दीजिए, उसके बाद सारी चीजें आपकी आ जाएगी, रो नॉट इंटू भी की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये आपका एक आसान क्वेश्चन था और यहाँ से m, असल में हमको निकालना क्या था, इसी m की तो वैल्यू निकालनी थी और m की वैल्यू आपको आ जाएगी। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सारी चीजें आपको दे रखी है। 210 के जगह आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखिए 210 के जगह आप लिख सकते हो ये वैल्यू, देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था 210 के जगह लिख सकते हो रो ऑफ वाटर इंटू रो ऑफ वाटर, ध्यान से देखो रो ऑफ वाटर इंटू भी, समझ रहे हो, रो ऑफ वाटर दैट इज रो नोट ही दे रखा है, रो नोट इंटू भी तो लिख रखा है मैंने, तो वही चीज आप यहाँ पे भी लिखोगे। उसके बाद देखना इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए अब हो जाएगा क्या, अब हो जाएगा ना, आई थिंक अब हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत है ही, समझ रहे मेरी बात को? ठीक है ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा और इसका आंसर आपको दे रखा है कितना, इसका आंसर दे रखा है ए, मतलब 126 ग्राम आपको दे रखा है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा ट्राई कीजिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपको दोबारा ट्राई करने के लिए इसलिए बोलूंगा, ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन क्लास में करवा रखा है, लेकिन आपने किस तरीके से किया है नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार फिर दोबारा इसको कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन, जल्दी ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए।
ये क्वेश्चन हुआ क्या आप लोगों से? ये क्वेश्चन हुआ क्या? ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने लोग कर पाए ये तो अब आप लोग ही बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा कितने लोग कर पाए। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसको कि यूनिफॉर्म कंप्रेस किया गया एफ फोर्स के द्वारा, और आपसे बोला जा रहा है कि मटेरियल, ये जो मटेरियल है इसका यंग मॉडुलस वाई दे रखा, पॉइजन्स रेशियो दे रखा। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है आपको यहाँ बताया था। पॉइजन्स रेशियो, मान लो कि कोई एक रॉड है, ध्यान से सुनना, अगर एक सिलेंड्रिकल रॉड है उसका लेंथ पहले मान लो एल था, इसको खींच के आपने लंबा कर दिया या बड़ा कर दिया तो इसकी कुछ रेडियस इनिशियली आर थी। तो ध्यान से सुनना कि पॉइजन्स रेशियो क्या बताता है। पॉइजन्स रेशियो ये बताता है, पॉइजन्स रेशियो ये बताता है डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। सिंपल सी बात है, जब आप इसको खींचोगे तो इसका रेडियस भी घटेगा, लेंथ भी बढ़ेगा। और उसी तरीके से इसको अगर आप दबाओगे तो रेडियस बढ़ेगा लेकिन लेंथ घटेगी। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। ये माइनस के साथ होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरी चीज घटेगी, तो एक की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो एक की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो उसको ओवरऑल पॉजिटिव करने के लिए एक नेगेटिव लगाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये पॉइजन्स रेशियो होता है। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो के बारे में आई थिंक आप लोगों को आइडिया था। ठीक है, ये पॉइजन्स रेशियो के बारे में आप लोगों को आइडिया था। ठीक है, चलिए, अगर ये आप लोगों को आइडिया था तो इसको कैसे करके करेंगे, ये ऑलरेडी मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया था, तुम लोगों को टेस्ट में दिया था। गधेड़ों से अगर नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि तुम क्या ही बोल दे भाई तब। चलो ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करोगे। अगर तुम ध्यान से देखो तो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी शुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर प्लस ऑफ डेल्टा एल बाई एल। ये हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना कुछ बोलो भाई, ये समझ में आया? ये एरर अगर किसी ने पढ़ा होगा, ये क्या बोल रहा है, अरे ये मैसेज डिलीट क्यों करता है पता नहीं, गड़बड़ी करता है। ठीक है, ये आपका होगा अगर तुम ध्यान से देखो। अच्छा, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? अगर तुम ध्यान से देखो तो पॉइजन्स रेशियो होता है माइनस ऑफ डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो क्या मैं यहां से कुछ और भी लिख सकता हूं क्या? ध्यान से बताना है, क्या मैं इससे कुछ और लिख सकता हूं क्या? ध्यान से देखो, तो मैं यहां से लिखो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू लिख रहा हूं। देखो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू देखो, ठीक है, डेल्टा आर बाई आर जो हो जाएगा, ध्यान से देखो, दिस इज वॉज माइनस ऑफ सिग्मा डेल्टा एल बाई एल। ये आपको दिखा, ये यहां पे ये हो जाए। तो आप इस चीज को यहां पे पुट कर दो। ध्यान से देखो, डेल्टा आर बाई आर को यहां पे पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो आपको कुछ दिख जाएगा। क्योंकि देखो ये सोच रहे हो एक सर रट के आए हैं और बता रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये बोला चेंज इन वॉल्यूम। अब तुमको इलास्टिक यंग मॉडुलस दे रखा है, तो यंग मॉडुलस में डेल्टा एल बाई एल आता है, तो डेल्टा एल बाई एल आता है, तो डेल्टा एल बाई एल को कहीं ना कहीं आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइजन्स रेशियो और डेल्टा वी बाई वी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें आएगा बेटा एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई ए। मतलब कुल मिला के आपको डेल्टा एल बाई ए के को लिखना पड़ेगा सिग्मा और डेल्टा वी बाई वी के टर्म में। वी तो असल में पाई आर स्क्वायर इंटू एल है ही, वो तो अलग बात है, तो डेल्टा वी आपको निकलना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से मुझे करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से देखो, तो मैं इसको डेल्टा वी बाई वी को क्या लिखूंगा? डेल्टा वी बाई वी को लिखूंगा। ध्यान से देखो, ये आ गया 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू डेल्टा एल बाई एल। ये आपको दिखा गया, यही आएगा, आई थिंक यही आएगा। अरे ठीक है, यही आएगा। अच्छा, ये आ गया। तो यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है? अगर तुम ध्यान से देखो तो यंग मॉडुलस क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो दिस इज एफ अपॉन एरिया। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। अरे सिलेंड्रिकल है ना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, और ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल, क्या हम लोगों ने डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू निकाल रखी है? डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू डेल्टा वी बाई वी के टर्म में हम लोग निकाल रखे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको दिखेगा। तो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू कितनी? अगर तुम ध्यान से देखो, इसको हम इधर लेके चल जाते हैं और यंग मॉडुलस को नीचे लेके आ जाते हैं,
तो ध्यान से देखो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आपको कुछ दिखेगी। अब इसको इस तरफ लेके आ जाओ और इसको इस तरफ लेके चल जाओ, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एफ बाई यंग मॉडुलस इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा, यही आएगा, यही आएगा ना, यही आएगा ना। अच्छा स्मॉल आर या कैपिटल आर जो भी है। अच्छा वॉल्यूम कितना होता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो वी को हम डेल्टा वी को लिख सकते हैं एफ बाई पाई आर स्क्वायर इंटू यंग मॉडुलस इंटू 1 माइनस ऑफ 2 सिग्मा इंटू वॉल्यूम को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ध्यान से देखो पाई आर स्क्वायर एक दूसरे को चक्कू मार देगा और लेंथ से लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और देख लीजिए आंसर क्या आ जाएगा, देख लीजिए एफ एल बाई यंग मॉडुलस इंटू 1 माइनस ऑफ 2 सिग्मा। तो ये कितने लोगों का सही था, ईमानदारी से बताना कितने लोगों का सही था, ये कितने लोगों का सही था। अब बताओ ये क्वेश्चन आसान था या टफ था, ऑलरेडी करा रखा हूँ अपने ऑफलाइन कोचिंग के बच्चों को, तो ये करवा ही रखा हूँ, पता नहीं, और गधेरे लोग प्रेजेंट हैं नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, आई थिंक ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन में आपको यही बोलूंगा कि बेटा देखो सिंपल सी बात है, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल रहे थे, याद करो मैंने क्लास में आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया है, इसमें इसने इसको कितना दबाया, इसने इसको कितना दबाया, इस तरह के क्वेश्चंस में चाहता उठा सकता था, समझ रहे हो मेरी बात को। इस तरह के क्वेश्चंस में मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, याद करो कि बायोमेटेलिक रॉड में इस तरीके से 2-3 रॉड इस तरीके से लगे हुए हैं, चौथे वाले रॉड में कितना कंप्रेशन या एक्सपेंशन हुआ वो ऑलरेडी मैं क्लास में करा रखा हूँ नोट्स में, तो वो सब अच्छे क्वेश्चन थे। उसके अलावा याद करो ट्राई मेटेलिक स्ट्रिप का, बायोमेटेलिक स्ट्रिप का सारे वेरिएशन करवा रखा है मैंने थ्योरी में ही, तो वो सब क्वेश्चन क्यों उठाऊंगा, बस एक क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए, बस एक आपको देखने के लिए कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बस उठा लिया। आप इस क्वेश्चन को विद डाटा इसका आंसर बताइए, आपके पास मात्र 3 से 4 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और बताइए इसका आंसर क्या है। अगर थर्मल एक्सपेंशन इतने डिटेल में और इतना अच्छे से पढ़ाया हो ना, तो सिंपल सी बात है उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन बचेगा ही नहीं कि आपको नहीं आए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके लिए पैनिक मत होना कि सर सब तो बन ही रहा है, अबे सब बन इसलिए रहा है कि पढ़ा दिया गया, सब वेरिएशन करवा दिया गया, जितने पॉसिबल वेरिएशन है सब करा दिया गया, ये भी कराया हुआ है क्लास में, करके दिखाओ देखते हैं, पता चला कुछ आ ही नहीं रहा है। अल्फा सी माइनस अल्फा एस सब में रखा है, मतलब कि आपको अल्फा और कॉपर ज्यादा मानना है, याद रखिएगा अल्फा सी माइनस अल्फा एस दे रखा है सारे ऑप्शंस में, इसका मतलब है क्वेश्चन में नहीं बोला है लेकिन आप ये मानिएगा अल्फा सी बड़ा है अल्फा एस से। जल्दी से बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताना। अगर तुम्हें पता हो तो ये ऑलरेडी मैंने करा रखा था। आपका फोर्स ही पूछ रहा है ना, एक्स भी पूछता तो वो भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। वैसे मुझे जहां तक लगता है इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो जो शॉर्ट ट्रिक बताया था ना, जिसमें कि थर्मल एक्सपेंशन माइनस ऑफ इलास्टिसिटी के द्वारा कंप्रेशन या एक्सपेंशन के थ्रू करते हैं, उस वाले और मेथड नंबर 2 के थ्रू कीजिए, आसानी से हो जाएगा। अब साइन स्किप मत कर देना, पॉइजन्स रेशियो में माइनस आता है, माइनस क्यों आता है वो रीजन मैंने बताया। पॉइजन्स रेशियो इज पॉजिटिव क्वांटिटी, डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल में अगर माइनस लगाओगे तभी वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, क्योंकि अगर डेल्टा आर बाई आर बढ़ रहा होगा तो डेल्टा एल बाई एल घट रहा होगा, ये लॉजिकल बात है, सोचना थोड़ा सा। अगर दबाओगे तो एल घटेगा, तो सिंपल सी बात है आर बढ़ेगा, लेकिन खींचोगे तो आर बढ़ेगा,
सॉरी लेंथ बढ़ेगा और आर घटेगा। तो सिंपल सी बात है, एक में अगर में एक में प्लस होगा दूसरे में माइनस होगा, तो ओवरऑल उसको पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस लगाना ही पड़ेगा पॉइजन रेशियो के आगे। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं, बहुत टाइम हो गया और देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका हो चुका। ठीक है, बीच में कॉपर दे रखा है, अगर कॉपर का एफबीटी डायग्राम बनाओगे तो सिंपल सी बात है याद, यहाँ एफ लगेगा, यहाँ एफ लगेगा, फिर इधर से भी एफ लगेगा और इधर से भी एफ लगेगा। ये कॉपर का है। एल्युमिनियम का बनाओगे तो ध्यान से देखो, इधर एफ लगेगा और इधर एफ लगेगा। ध्यान से देखो, अगर इस इधर भी एल्युमिनियम का नीचे वाला एक बनाओगे, इधर भी एफ लगेगा, इधर भी एफ लगेगा। अगर कॉपर के लिए लिखे तो ध्यान से देखो, इसका जो एक्स नेट है, ध्यान से देखो एक्स नेट जो है वो क्या हो जाएगा थर्मल एक्सपेंशन के कारण, तो इसका हो जाएगा एल इंटू अल्फा इंटू टी। टेम्परेचर इंक्रीज किया अल्फा एस इंटू टी, यही टेम्परेचर इंक्रीज किया कितना, सॉरी कॉपर के लिए लिखना है अल्फा सी इंटू टी। ये कंप्रेस हो गया है, ध्यान से सुनना, ये कंप्रेस हो गया है जिसके कारण ये थर्मल एक्सपेंशन माइनस, इसको दबाया जा रहा है, तो क्या लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखोगे गामा इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं एफ बाई ए अपॉन क्या लिखते हो, ध्यान से देखो एफ बाई ए अपॉन क्या लिखते हो डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू ध्यान से देखो क्या आ जाएगी, डेल्टा एल की वैल्यू हो गई एफ एल बाई ए गामा। तो ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 2f इंटू लेंथ तो एल है अपॉन ए इंटू वाई ऑफ कितना हो जाएगा, वाई ऑफ कॉपर। ये हो गया इसका और कॉपर का ये हो गया। और ध्यान से देखिए इसका कितना हो जाएगा एक्स नेट, इसका हो जाएगा, ध्यान से देखिए एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो दिस इज एल इंटू अल्फा ऑफ एल्युमिनियम इंटू टी प्लस क्यू, क्योंकि ये खींच के इसको लंबा कर रहा है, तो ये एफ एल बाई ए इंटू वाई ऑफ एल्युमिनियम। तो ध्यान से देखिए दोनों एक्स नेट तो बराबर होगा, दोनों को इक्वेट करा दीजिए तो फोर्स आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एक बात बताइए, आपसे बना कि नहीं बना? ये तो मैंने ऑलरेडी करवा रखा था बे, फिर भी तुम गधेरे हो, तुमसे ये भी ना हुआ। क्या बोलूं मैं, दोनों का नेट एक्सपेंशन तो सेम होगा ना, दोनों का नेट एक्सपेंशन सेम करवा दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये तो ट्रिक ही बताया था ना, थर्मल हीट बढ़ाने के कारण कितना ये बढ़ा और साथ में इसको फैला दिया या दबा दिया उसके कारण कितना, उसी तरीके से इसमें हीट बढ़ाने के कारण इतना फैल गया प्लस इसको खींच के इतना लंबा कर दिया। ये तो बताया था पिछले लेक्चर में आई थिंक। ठीक है, चलिए हुआ या नहीं हुआ एक बार बताओ, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। अब हम लोग यहीं पे आज वीडियो को खत्म करते हैं, मतलब कि चैप्टर कंप्लीट हो गया तुम्हारा। और हाँ एक बात मैं तुमसे एक क्वेश्चन आपसे और एक पूछना चाहता हूँ, जैसे एक लॉजिकल क्वेश्चन मैंने जेईई मेंस में वैसे कराया था, वैसे तुम्हें पता होगा कि जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट तो था नहीं एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल तुमसे पूछता हूँ, मान लो ऑलरेडी मैं करा रखा हूँ, बस आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। मान लो कि यहाँ पे कोई क्यूब है, मतलब कोई एक वॉल्यूम है, उसको पानी के अंदर डाल दिया, मतलब आपको पूछना है बेसिकली, मान लो कि यहाँ पे वाटर की डेंसिटी रो दे रखी है और यहाँ पे वाटर की डेंसिटी कुछ h हाइट नीचे, वाटर की डेंसिटी फाइनल डेंसिटी क्या हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, ऊपर वाले सरफेस में जो 1 मीटर क्यूब वाटर है उसका मास कितना है 1000 kg, ध्यान से देखा जाए तो 1000 kg है। अब ध्यान से देखो, जब ये नीचे चला गया, जब नीचे चले गया तो इस वाटर का कुछ ना कुछ बल्क मॉडुलस दे रखा होगा, तो बल्क मॉडुलस तो वही, मास तो वही रहा। ध्यान से सुनना, इस वाले मास को जब ऊपर जब रखते थे 1 kg ऑफ वाटर वो 1 मीटर क्यूब में फैला होता था, लेकिन जब ये नीचे आया तो प्रेशर लगने के कारण इसका वॉल्यूम घट गया। तो आप क्या निकाल लीजिए कि इसका फाइनल वॉल्यूम निकाल लीजिए। फाइनल वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा नीचे में जाने के बाद, तो मास तो इसका भैया 1000 kg ही है, लेकिन इसका वॉल्यूम घट चुका है। वॉल्यूम अगर 1000 kg है, हाँ 1000 kg है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो चुका वो बल्क मॉडुलस वाले फॉर्मूले से पता चल जाएगा। बल्क मॉडुलस वाले फॉर्मूले से पता चल जाएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ की डेंसिटी भी आ जाएगी। यहाँ का डेंसिटी क्या लिखोगे, यहाँ का डेंसिटी लिखोगे, मास तो 1000 था ही, डी फाइनल कितना हो गया, तो यहाँ से आपको फाइनल डेंसिटी पता चल जाएगा। समुद्र के नीचे h हाइट नीचे आपकी फाइनल डेंसिटी क्या होगी। तो ये लॉजिकल चीज है, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करते हैं। ऊपर का 1 मीटर क्यूब में कितना मास था 1000 kg, अब वही 1 मीटर क्यूब या 1000 kg ऑफ वाटर को जब नीचे लेके आओगे तो उसका वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब नहीं रहेगा, बल्क मॉडुलस के कारण, मतलब प्रेशर के कारण दब जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो सिंपल सी बात है, मास अपन फाइनल वॉल्यूम से करोगे तो आपको फाइनल डेंसिटी आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये छोटी छोटी क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करने में आसानी करेगा। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चंस करेंगे,
यानी संडे को जो सेशन होगा उसमें मैं मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा। मतलब ऐसा नहीं होगा किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स के भी रहेंगे, इस चैप्टर के उस चैप्टर के, जिस चैप्टर का मन करेगा उठा के करवा दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग, अब हमारा नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो होगा सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो मंडे से सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी हम लोग चालू करेंगे, अगर मेरा मंडे से है तो, या वेडनेसडे जो भी होगा, जब भी मेरा क्लासेस होगा मैं सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी स्टार्ट करूंगा। उससे पहले आप यहाँ थर्मल एक्सपेंशन तक कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है, जो आपको क्वेश्चन का पीडीएफ है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा और आपको ये बोलूंगा एक बार दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा अपने से। थैंक यू।